बंजारन बहू। कमला एक बहुत स्वार्थी महिला है। उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। उसकी माँ जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे, सारे घर का काम यही करेगा। और इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी? और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती हैं। तभी फुलवा की माँ कहती है, ये क्या कह रही है मैम साहब? कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो। अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, माँ, कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? फुलवा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वैभव वहां आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को फुलवा और वैभव की बेमेल विवाह की बात समझ में नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है, कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपने टक्कर की लाती, आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है, बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती? मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था। उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता।
तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि यह संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आँख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई। फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ सस माँ, मैंने मॉम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हो बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससु माँ? ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए। जी माँ, आपने बुलाया? ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। ससु माँ, बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर हूँ पर अनपढ़ ना हूँ। मैंने भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेवे हैं। पेन देती है या नहीं? ये कहकर कमला फुलवा को मारने आई तो फुलवा ने कमला को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। कमला डरकर वहां से भाग गई। अब फुलवा ने वो कागज उठाए और वैभव के साथ सीधा वकील के पास चली गई। वकील ने वो कागज देखे और फुलवा को बताया, वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अब दोनों घर पर पुलिस को लेकर पहुंचे। कमला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट?
आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो। धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है। इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को लिए आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहां से। कमला घर छोड़कर चली गई और सड़क किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, काश मैंने वैभव को माँ की तरह प्यार किया होता तो आज मैं इस तरह से बेसहारा ना हो जाती। बदतमीज बहू। सभ्यता से भरपूर शास्त्री परिवार की इकलौती बेटी मोहिनी को बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं, जहां से वो सालों बाद ग्रेजुएशन पूरी करके इंडिया वापस आती है, जो अब संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जैसी चीजों से कोसों दूर होती है। एक सुबह मोहिनी शॉर्ट ड्रेस पहने, कानों में हेडफोन लगाए जोर जोर से इंग्लिश गाने गाती हुई घर में घूम रही होती है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, राक्षसों की तरह चिल्लाते नहीं। पॉप्स, आपको अच्छे गाने की बिल्कुल समझ नहीं है, सो ठीक है, चिल पिल। अरे मोहिनी, पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? सारी तमीज भूल गई हो। ओह मॉम प्लीज, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई, सो डोंट ओवर रिएक्ट। ऐसे ही दिन बीतते हैं जिसमें मोहिनी के तौर तरीके, रहने और बात करने का ढंग उसकी मम्मी पापा को परेशान करने लगता है। भला कोई मानेगा कि ये मेरी बेटी है? रीति रिवाज और संस्कारों से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और अब तो लगता भी नहीं कि कभी होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? लड़कियां सारे नखरे अपने माँ बाप को ही दिखाती है। ससुराल जाकर उन्हें सब कुछ करना भी पड़ता है और मानना भी। पत्नी की बात शास्त्री जी समझ जाते हैं और कुछ ही दिनों में अपने से भी ज्यादा धार्मिक परिवार में निखिल के साथ मोहिनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर यहाँ मोहिनी को कैसे मनाएंगे? शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है जी। इसी तरह एक के बाद एक तिकड़म लगाते हुए दोनों मिलकर मोहिनी को शादी के लिए तैयार कर लेते हैं और मोहिनी निखिल की शादी हो जाती है, जिसके अगले दिन से ही मोहिनी दोबारा अपने पूरे अवतार में शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में घूमने लगती है। बहू को ऐसे देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या बेशर्मी है, हमारे घर की लड़कियां जींस तक नहीं पहनती और तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में घूम रही हो। सीरियसली मॉम, प्लीज आप अपनी इस 80 के दशक वाली सोच में मुझे इंक्लूड मत करो। हाय तौबा, एक तो बेशर्मी दिखाती है, ऊपर से सास के साथ जुबान भी लड़ाती है। अरे जल्दी कपड़े बदल कर आ, घर की पहली आरती तुम्हें ही करनी है। इतनी देर में निखिल भी वहां आ जाता है। माँ, पापा आने वाले हैं, पूजा का सारा सामान तैयार है ना?
ये पूजा हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ी रहती थी और अब हस्बैंड के पीछे भी आ गई। मोहिनी की बातें सुन सास तो अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन निखिल किसी न किसी तरह उसे पूजा के लिए कन्विंस करके कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है, जिस पर पूजा खत्म होने के बाद वो एक बार फिर अपनी शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? नहीं ससुर जी, संस्कार मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड था, अब तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मोहिनी का जवाब सुन के ससुर तो भगवान नाम जपते वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास बहू के बीच कहा सुनी फिर शुरू हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हुए मोहिनी घर से बाहर चली जाती है और देर रात घर वापस आती है। मोहिनी, मैं जानता हूँ कि तुम विदेश में रही हो और तुम्हें वहीं की आदत है, पर यहाँ चीजें कुछ अलग है। अगर तुम उस हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लो तो सबके लिए सही हो जाएगा। I am not in a lecture mood. Good night. अगली सुबह मोहिनी देर से उठकर एक बार फिर उसी तरह सबके सामने आती है, जिस पर उसकी सास कुछ बोले उससे पहले ही मोहिनी की दोस्त मोनिका और रेचल वहां आ जाती हैं। Oh, hi, darling. How are you? OMG, we missed you so much. I missed you too, darling. राम राम, इन्होंने तो तुमसे भी छोटे कपड़े पहने हैं। अरे तुम लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज बाकी भी है या सब बेच खाई? मोहिनी, तुम्हारी मेड कुछ ज्यादा नहीं बोलती? इस पर मोहिनी की दोस्त उसकी सास का मजाक बनाने लगती है, जिसे सुन निखिल उन्हें जवाब देते हुए कड़वे शब्द सुना देता है और वो सुन के वो दोनों तो मुंह बनाए वहां से चली जाती है, लेकिन गुस्से से लाल मोहिनी वहीं खड़ी निखिल को घूरती रहती है। घूर क्या रही हो? तुमसे शादी की ये सोचकर कि विदेश में पढ़ी लिखी हो, घर में कोई पॉजिटिव चेंज लाओगी, अपनी करियर के लिए एम्बिशियस होगी, पर अपने इस बिहेवियर से उस पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा के नाम को भी डुबो रही हो। अगर तुम्हें ऐसे ही हाल रखने हैं तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल की बातें सुनकर मोहिनी रोते हुए घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के पास वापस आ जाती है। ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? वो अपने आप को समझते क्या है? मोहिनी पर चिल्ला रहे? मैं क्यों उसके इशारों पर चलूं? मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और वो ना आप लोगों को मंजूर था और ना ही उन्हें है। तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपने पापा की बात सुन के मोहिनी हैरान रह जाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अगर तुम्हें अपने इस घमंड, बेशर्मी और बदतमीजी में ही जीना है तो तुम यहाँ भी नहीं रह सकती। बेटी, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं और हमने उन्हीं के ओवरडोज से बचाने के लिए तुम्हें विदेश भेजा था। एक लड़की जो शादी करके घर और बच्चे संभालती है, उससे तुम अपने आप को ज्यादा समझ सको इसके लिए भेजा था। तुम उससे ज्यादा समझो और बनो, पर तुम तो किसी दूसरी ही ट्रेन में चढ़ गई बेटा। उसके मम्मी पापा बहुत देर तक मोहिनी को सारी बातें समझाते हैं, जिन्हें सुनकर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जॉब ज्वाइन कर लेती है और ससुराल वापस आकर उन्हें मॉडर्न बनाती है और खुद भी कुछ रिवाज सीखते हुए खुशी से रहने लगती है। अंकित और अनु भाई बहन थे। माँ बाप के देहांत के बाद बड़ी बहन अनु ने दिन रात मेहनत करके अंकित की देखरेख की और उसे पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा किया था। दोनों भाई बहन खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन, दीदी, मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह भैया, तेरी मेहनत सफल हुई। मेरी मेहनत नहीं दीदी, आपकी मेहनत। अगर पापा के निधन के बाद मेरी जिम्मेदारी आप न उठाती तो ये सब नहीं हो पाता। मेरी सफलता सिर्फ आपके बलिदान की वजह से है दीदी। कुछ महीनों बाद अंकित की शादी सीमा से हुई। सीमा बड़ी ही चालाकी से अनु से मीठा मीठा बोलकर घर का सारा काम करवा लेती थी और खुद अंकित के साथ घुमा फिरा करती थी।
वैसे तो वो सिर्फ खाना बनाने का काम ही घर में करती थी, लेकिन अब उसे उससे भी छुटकारा चाहिए था। इसीलिए एक दिन, दीदी, मेरे हाथ का खाना अंकित को पसंद नहीं आता, क्या आप खाना बना दोगी प्लीज? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, जरूर। सीमा इस बात से मन ही मन बड़ा खुश होती है और अगले दिन के झाड़ू पोछे के काम से छुटकारा पाने के लिए एक और तरकीब लड़ाती है। हॉल में जोर जोर से कराहने लगती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर अनु हॉल में भागती हुई आती है। क्या हुआ सीमा? दीदी, लगता है मेरी कमर अकड़ गई है। वो क्या है ना, मुझे झाड़ू पोछा करने की आदत नहीं है ना। मेरी मम्मी पापा ने मुझसे कभी ये काम नहीं करवाया। अरे कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा ही तो है, मैं कर लिया करूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे सीमा ने घर के सारे कामों का बोझ अनु पर डाल दिया। घर का सारा काम अनु करती थी, फिर भी सीमा को अनु से छुटकारा चाहिए था। इसलिए एक दिन वो अंकित के ऑफिस से लौटने से ठीक पहले ढेर सारे कपड़े लेकर धोने का नाटक करने बैठ जाती है। अरे सीमा, इतने कपड़े? अब क्या करूं, अकेली पड़ जाती हूँ, करना तो मुझे ही है ना। अरे दीदी से मदद ले लेती। अच्छा, ताकि सारा जमाना कहे कि भाभी बड़ी ननद से काम करवा रही है। और वैसे भी दीदी ने तो साफ कह रखा है मुझे कि तुम आज जो भी हो सिर्फ उनकी वजह से हो, इसीलिए अगर उनके बनाए इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अनु को बुलाकर कहा, दीदी, ये घर पापा ने बनाया था और इसमें मेरा भी हिस्सा है और मुझे वो चाहिए। ये सुनकर अनु को बुरा तो लगता है, मगर वो दूसरे ही दिन घर का बंटवारा करने के लिए वकील के पास चली जाती है। वहां से लौटते हुए अनु का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो दोनों पैरों से अपंग हो जाती है। अब मजबूरन उसकी पूरी देखरेख सीमा को करनी पड़ती है। एक दिन सारे कामों से थक कर सीमा अंकित से कहती है, अजी सुनते हो, अब मुझसे तुम्हारी ये बहन की सेवा ना होगी। अगर कल तक तुम इसका बंदोबस्त नहीं करते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? इस हालत में वो कहाँ जाएंगी? मैं कुछ नहीं जानती, बस कल ये इस घर में मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अंकित अपनी बीवी की जिद के आगे हार मान लेता है और अनु को शेल्टर होम में छोड़ आता है। 3 महीने बाद, अजी सुनते हो, ये आपके लिए एक पार्सल आया है, ये लीजिए। अरे इसमें तो घड़ी है और एक चिट्ठी भी है। दिखाइए तो। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर घड़ी है, लेकिन ये आपको भेजी किसने? पता नहीं, शायद चिट्ठी में कुछ लिखा हो। आशा करती हूँ ये घड़ी तुम्हें पसंद आएगी। रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारी दीदी अनु। चिट्ठी पढ़कर अंकित की आंखें भर आती है। मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ सीमा। अरे घड़ी भेज तो दी उन्होंने, अब क्यों जाना उनके पास? देखा सीमा, दीदी हमसे दूर जाकर भी हमारे बारे में ही सोचती है, और एक हम है जो उनकी सेवा से बचने के लिए उन्हें शेल्टर होम छोड़ा है। तुम्हारी बातों में आकर मुझसे ये क्या पाप हो गया? मैं जा रहा हूँ दीदी को लेने, और जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे हमारे घर में मत दिखना। इतना कहकर अंकित अनु को लेने निकल जाता है। वहां पहुंचकर, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भाई, आज तो राखी है, आज तो मैं मना कर भी नहीं सकती। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सीमा, तुम अभी तक यहीं हो? निकल जाओ इस घर से। अरे वाह अंकित, फिर वही गलती कर रहे हो तुम। सीमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सीमा, आज ये समय माफी मांगने का नहीं है, राखी की तैयारी करने का है। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया के घर भी तो जाना है ना। ये सुन सीमा अनु के गले लग जाती है। इसका नाम शशि रखते हैं। क्या समधी जी, शशि लड़कियों का नाम है, क्लास के बच्चे इसे चिढ़ाएंगे ना। हाँ, शशि की जगह कोई चची, शुशी या शुशु बोलेगा तो। हाँ, इसीलिए इसका नाम गणेश रखते हैं। अरे समधी जी, बच्चे की काया तो देखो, दुबला पतला है एकदम।
गणेश जी तो मजबूत कद काठी थे, अपना बच्चा तो सिंगल हड्डी है। ये नाम जमेगा नहीं इस पर। हाँ, भैया की बेटी का नाम थोड़ा मॉडर्न रखती हैं, जैसे रॉकी। रॉकी? रॉकी तो हमारे डॉग का नाम है। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो शेरू रख लो। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अरे कुछ भी बोलना, रॉकी बोलने से तो बेहतर ही है ना। किरण और रवि को पहला बच्चा हुआ था। दोनों के ही परिवार वाले उस बच्चे का नाम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। 3 महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, मगर कोई भी एक ढंग का नाम नहीं रख पाए थे। किरण और रवि इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन परिवार के लोगों के सामने कुछ बोलते भी नहीं थे। दामाद जी पे गया है बेटा, उनका नाम रवि है तो इसका नाम शनि रख देते हैं। शनि देव रवि, यानी सूर्य के ही तो बेटे थे ना। अरे समधन जी, आपने अकल चोर बाजार में बेच दी है क्या? शनि कैसा नाम है? ऐसे तो आप आगे आने वाले बच्चों के नाम साढ़े साती और दैया रख देंगे। हैं? अरे जबान संभाल कर बात कीजिए। और आप भी जबान संभाल कर नाम बताइए। शनि नाम रखोगी तो कोई भी इस पर तेल डालकर चला जाएगा। किरण के सब्र का बांध टूट रहा था। बच्चे पे पहला हक उसकी माँ का होना चाहिए, है कि नहीं? नाम मुझे रखना था, लेकिन सब लोग मिलकर नाम रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग लूडो खेल रहे हैं। कौन पहले नाम रखेगा बच्चे का? बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन तुमने क्या नाम सोचा है किरण? टाइगर। अरे यार किरण, माना कि तुमको टाइगर श्रॉफ पसंद है, पर बच्चे का नाम थोड़ी ना रख देंगे। ऐसे तो मुझे मोगेम्बो पसंद है, तो क्या बच्चे का नाम मोगेम्बो रख दूंगा? हाँ हाँ, मोगेम्बो नाम ही रख देते हैं। देखो तो, सुन के मोगेम्बो खुश भी हो गया। अरे मजाक छोड़ो। देखो, मैं पंडित को बुला रहा हूँ, सबको इकट्ठा करके एक नाम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? पंडित जी घर आते हैं और उनके साथ सब बच्चे का नाम रखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित जी, वैसे तो नाम हम सोच चुके हैं, लेकिन आप भी कोशिश कर ही लीजिए। नाम तो हम भी सोच चुके हैं, दिग्विजय नाम रखेंगे। ऐसा नाम रखो जो मुंह में ना अटक जाए। कोई ऐसा नाम हो जो झट से मुंह से निकले। तो ऐसा करते हैं, दांत नाम रख देते हैं, जल्दी से मुंह से निकलेगा ना। चुप हो जाओ बेटा, मुंह से दूध जैसी बातें नहीं निकाल सकते तो कम से कम गोबर जैसी बातें भी मत निकाला करो। यजमान, लड़िए मत, काम खत्म करना है और मुझे और भी दान लेने मेरा मतलब है नाम रखने जाना है। अभी सुबह से एक बच्चे का नाम मुन्नी रख कर आया हूँ। हैं? अरे पंडित जी, ये तो नाम ही बदनाम है। ऐसा नाम रखते हैं अगर आप, तो रहने ही दीजिए। अरे नहीं नहीं, उनका बजट कम था, बजट बढ़ता तो नाम भी बढ़ा रख देता। यार, विकी नाम रख देते हैं ना। अरे यार, आप ये रॉकी, विकी, आलू टिक्की, काजू चिकी जैसे नाम क्यों रखना चाहती हो इसका? ये बच्चा है, कोई खाने की चीज थोड़ी ना है। हम इस बच्चे का नाम मनहूस रख देते हैं। अरे क्यों? इसके आते ही कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में। चुप रहो बहू, बच्चे के लिए गुस्से में कुछ भी मत बोला करो। आप मेरी बेटी से अच्छे से बात कीजिए। हाँ 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 करती हूँ। श्री श्री 1008 बहुदेवी जी, कृपया करके क्रोधित होकर शिशु के बारे में बुरे शब्दों के प्रयोग से बचें। अरे मेरी लड़की को ताने मत मारिए आप। तो फिर कोई गाना ही मार दूं? बताइए कौन सा गाना मारूं? कुछ कुछ होता है, या फिर दिल तो पागल है। आपसे तो मुंह मिलाना ही बेवकूफी है। सब लोग नाम को लेकर बहस करने लगते हैं। इस शोर शराबे से परेशान पंडित जी बोल पड़ते हैं। लड़के का नाम रखने में मत होइए परेशान, मेरे पास है इसका एक समाधान।
ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की मर्जी चलेगी। नाम बच्चे का वही होगा जो पहला शब्द उसकी जुबान बोलेगी। सब पंडित जी के इस उपाय को मान लेते हैं और सब बच्चे के आसपास खड़े होकर बोलने का इंतजार करते हैं। बच्चा थोड़ी देर में बोल उठता है, माँ माँ। मामा बोला, मामा बोला। तो क्या इसका नाम मामा ही रख दे? बात तो यही हुई थी कि जो पहली बात बच्चे के मुंह से निकलेगी वही रख देंगे। बस पंडित जी ने बच्चे का नाम मामा रख के सबको मामू बना दिया। उस दिन के बाद से उस बच्चे का नाम पड़ गया मामा शर्मा। सब इस नाम पे बहुत पछताए, लेकिन अब पछताए क्या हो जब नाम पड़ गया मामा। शिक्षा, कोई भी जरूरी काम शांति से मिलकर करना चाहिए, वरना अनचाहे परिणाम के साथ समझौता करना पड़ता है। दिव्या को देखने लड़के वाले आए हैं, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि वो लंबी लंबी फेंक रहे हैं। हमारे यहाँ 5 कार हैं, 7 बाइक्स हैं, फिर भी हम बस से आए हैं। वो क्या है ना कि हमें दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं है। बड़ा नेक ख्याल है बेटा। लेकिन खुद की गाड़ी में बैठना दिखावा थोड़ी ना होता है। अरे हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ पोल्यूशन बहुत है ना, तो हम गाड़ी में नहीं निकलते हैं। हाँ, ये उससे भी बड़ा नेक ख्याल है बेटा। लेकिन अगर आपको पोल्यूशन की इतनी चिंता है तो घर में 5 कार और 7 बाइक क्यों रखी है? अरे इतने पैसे हैं, फुर्सत में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते एक हेलीकॉप्टर खरीदने का सोच रहा था। तो क्यों नहीं खरीदा? अरे उसके पंखे हवा ज्यादा देते हैं, हमारी माँ को ठंड बहुत लगती है ना, अब बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ता है ना। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा ऊंचा और नेक ख्याल है। हम कैसे मान ले कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? अरे हमारा परिवार झूठ नहीं बोलता। दिल्ली शहर में किसी से भी पूछ लीजिएगा, हमारे बेटे का बड़े लोगों में उठना बैठना है। हाँ। अरे छोटो चुप रह, इतने बड़े लोग हैं, झूठ क्यों बोलेंगे? हमारी फैक्ट्री है, और ऐसी फैक्ट्री कि यहाँ ग्राहक आया, इधर सामान बनाया जल्दी जल्दी, और हम हर काम ना जल्दी करते हैं। हाँ वही तो, तब जल्दी जल्दी अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में दे दीजिए। दिव्या के पिताजी दिव्या के भाई छोटू की एक भी बात न मानते हुए दिव्या की शादी दिल्ली के इस फेंकू परिवार में करवा देते हैं। जब दिव्या ससुराल पहुंचती है तब, आपकी कार्स और बाइक्स कहाँ है? मुझे बाहर जाना था किसी काम से। कार और बाइक्स? कौन सी कार और बाइक्स? अरे जब आप मुझे देखने आए थे तो कहा था ना कि आपके यहाँ 5 कार्स हैं और 7 बाइक्स हैं। हाँ हाँ, उस दिन थी, आज नहीं है। है? आज कहाँ गई? अरे जिनकी थी वो ले गए। मतलब वो आपकी नहीं थी? आपने तो कहा था हमारे घर पर है। हाँ घर पर थी, बाबूजी का एक पार्ट टाइम काम है कार और बाइक धोने का। उस दिन घर पे 5 कार और 7 बाइक्स थी तो बोल दिया था। अरे झूठ थोड़ी ना बोला है, जैसा था वैसा बोल दिया। और वो हेलीकॉप्टर खरीदने वाली बात, वो झूठ थी क्या? अरे बिल्कुल नहीं, शहर में एक नई कंपनी आई है पंखे की, जिसके पंखे बड़े हैं। कंपनी का नाम हेलीकॉप्टर रखा है। जब लेने गए तो हवा बहुत तेज फेंक रहा था, तो माँ ने बोला ठंडी लगेगी बेटा। वैसे भी दिल्ली में ठंड ज्यादा होती है ना। झूठ कहाँ बोला मैंने, जैसा था वैसा बोल दिया। हे भगवान, और वो फैक्ट्री वाली बात, इधर ग्राहक आया उधर सामान तैयार। अरे वो भी तो बिल्कुल सही है। मेरा ना पानी पूरी का ठेला है, इधर ग्राहक आता है
उधर पानी पूरी बना देता हूँ। अरे झूठ कहा बोला, जैसा था वैसा बोल दिया। हे राम, मेरे तो कर्म फूट गए। आपने तो कहा था कि आप लोगों का बड़े लोगों में उठना बैठना है। अरे है तो, पहले मैं बहुत बड़े लोगों के यहाँ नौकर था। जब भी कोई गलती करता तो वो मुझसे उठक बैठक लगवा देते। हो गया ना बड़े लोगों में उठना बैठना। दिव्या अपने साथ हुए धोखे पर रोने लगती है और ठान लेती है कि वो ससुराल वालों को लाइन पर लाकर ही रहेगी और उनकी ये झूठ बोलने वाली आदत छुड़वा कर रहेगी। आप लोग खाने में क्या लेंगे? करेला खा लूंगा। अरे मुझे तो टिंडे खाने हैं। कद्दू खाऊंगा। अच्छी बात है, खाने की टेबल पर मिलते हैं। शाम को जब सब खाने के टेबल पर मिलते हैं तो सब देखते हैं कि टेबल पर प्लेट्स में एक पूरा और कच्चा कद्दू रखा है, कच्चा करेला रखा है और कच्चे टिंडे भी रखे हैं। बहू, ये सब क्या है? ससुर जी के लिए करेले, आपके लिए टिंडे और श्रवण जी के लिए कद्दू। अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन ये पकाया क्यों नहीं है? आप लोगों ने पकाने को तो नहीं कहा था, बस मैंने पूछा था क्या खाएंगे, तो आपने ये कहा था कि करेले, टिंडे और कद्दू खाने वाले हैं। ये क्या मजाक है दिव्या, तुम झूठ बोल रही हो। अरे मजाक कहाँ है, आपने कहा कद्दू खाएंगे तो खाइए, ऐसे थोड़ी ना कहा था कि पका हुआ खाएंगे। और वो आप क्या कहते हैं, जैसा था वैसा बोल दिया। झूठ कहाँ बोला मैंने? दिव्या की बात सुनकर समझकर सब शर्मिंदा हो जाते हैं और उन्हें अपने किए और झूठ बोलने की आदत पर पछतावा होता है। दिव्या समझदारी दिखाते हुए उन्हें सच के रास्ते पर चलने और किसी से मजाक में भी झूठ ना बोलने की सीख देती है और उनके काम में मदद करके उनके काम को और बड़ा बनाने में मदद करने लग जाती है। पति, पत्नी और नौकरानी। शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे, लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी। जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना, कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। घर आने के बाद क्या हुआ माँ? कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास ले गई थी, लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती? अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ। अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू? जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू? कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभिमन्यु, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आए? क्या फर्क पड़ता है बच्चा हमारा हो या गोद लिया हुआ? आई बड़ी बातें बनाने वाली। क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन माँ, आप जानती हैं कि ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी पराये की औलाद को इस घर में अपना पोता या पोती बन के बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो पाएगा? आप अच्छी तरह जानती है ना, मेरा और अभिमन्यु का बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी।
और अपनी दूसरी बीवी से ये मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अभिमन्यु की शादी किसी और से करवाएंगी मम्मी जी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू बस देखती जा बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन। ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना, क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जानकी देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद नौकरानी से मालकिन बन के तो मजा आ गया। अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना। एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकी। बढ़िया आई, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मम्मी जी, देखिए ना शीतल मुझसे किस तरह से बात कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है ना चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की, एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ अब घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे। आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती? देखो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। खूब खाओ पियो, मजे की जिंदगी जियो, लेकिन बस मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दो। कुछ दिनों के बाद मम्मी, बच्चे के लिए आपने मेरी शादी चमेली के साथ करवा तो दी, लेकिन दिन और रात का चैन मिट गया है। सारा दिन शीतल और चमेली की बहस चलती रहती है। अब शीतल को इस घर में रखने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल दो, है भी किस काम की। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, वो मेरी पत्नी है, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारी पत्नी चमेली है, चमेली, उससे प्यार करो। अरे तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है वो। अभिमन्यु, मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। वैसे भी अपने ही घर में नौकरों की तरह रहकर परेशान हो चुकी हूँ। घर की नौकरानी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। अब मेरा इस घर में क्या काम? अभिमन्यु के बार बार रोकने पर भी शीतल उस घर से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चमेली एक बच्चे को जन्म देती है। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे का घर भर गया, उसका अपना बच्चा इस दुनिया में आ गया। मम्मी जी, बच्चे को हाथ लगाने से पहले मेरी एक शर्त तो सुन लो। तुम कहना क्या चाहती हो चमेली? आपकी मम्मी को बहुत शौक था ना अपने पोते को खिलाने का। अब देखो, इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती है। तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बच्चा तुम्हारे नाम। अरे लेकिन मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाई है, अब ये सौदेबाजी कहाँ से आ गई? जो औरत अपनी बहू को घर से निकाल कर एक नौकरानी के साथ अपने बेटे की शादी करवा दे, वो तो सौदेबाजी कर ही सकती है ना। उसका कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे बस आप लोगों की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को आप हाथ लगा सकते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी, आप गलत कर रही हैं। देखिए, उसका नतीजा आपके सामने है। जब शीतल को पता चलता है कि अभिमन्यु और चमेली का बच्चा दुनिया में आ गया है, तो वो अपने घर पहुंचती है। अभिमन्यु, कहाँ है आपका बच्चा? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कुछ भी मत पूछो शीतल, माँ की हुई एक गलती हम लोगों पर भारी पड़ रही है। वो नौकरानी अपनी औकात पर आ गई है और अब हमसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मांग रही है, वो भी बच्चे के बदले में। एक बात कहूँ अभिमन्यु, आप उससे कुछ भी देने से मना कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो? मेरे बेटे की औलाद है उसके पास, ऐसे कैसे मना कर दे? मम्मी जी,
वो अभिमन्यु का बच्चा नहीं है, वो चमेली और उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? ये देखिए वीडियो। चमेली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं कि उन दोनों ने मिलकर आपको बेवकूफ़ बनाया है और अब इस बच्चे के बदले आपसे प्रॉपर्टी भी हड़प लेंगे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ना तो बच्चा मिला और अपने बेटे की नौकरानी के साथ शादी करवा दी सो अलग। अब क्या होगा? मुझे माफ कर दो शीतल, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। अभिमन्यु, मैंने कहा ना, उस नौकरानी को उसके बच्चे सहित इस घर से बाहर निकाल दो। लगता है मेरे अभिमन्यु का बाप बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अभिमन्यु, अपनी मम्मी से कहो कि परेशान ना हो। आपको याद है एक बार हम एक IVF सेंटर गए थे, मैंने फिर से वहाँ जाकर बात की थी और आपको पता है इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रोसीजर करवाया था जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और इस बात का पता मुझे बस कुछ महीने पहले ही लगा है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है अभिमन्यु। मुझे माफ कर दो शीतल बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, लेकिन अब हमें उस धोखेबाज नौकरानी को इस घर से बाहर निकालना है और इस घर की मालकिन को वापस घर लाना है, वो भी अपने बच्चे के साथ। नाटी दुल्हन। मयंक की बीवी नेहा की हाइट बहुत ही कम थी। वो इतनी नाटी थी कि लोग उसका कई बार मजाक बना देते। अरे नेहा, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं, और हाँ, हिल्स पहनकर तो बिल्कुल आपके बराबर आ जाती हूँ। अरे तेरे पापा ने महंगी कार का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए लंबी लंबी लड़कियों की लाइन लगी थी। क्या बताऊं तुझे, कटरीना फैल थी उनके सामने। पर माँ जी, आपका मयंक भी तो हाइट में कौन सा अभिषेक बच्चन की तरह है जो कटरीना मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, किचन में है, वैसे भी मैं खड़ी ही हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक जैसी लगती हो। बस कीजिए जी, अभी हिल्स नहीं पहनी है, वैसे भी हिल्स पहनती हूँ तो आपके बराबर ही लगती हूँ। एक दिन नेहा सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, अरे देखो देखो कितनी नाटी है, मयंक तो दिखने में अच्छा है, हाइट भी ठीक ठाक है, फिर क्या जरूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन, दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जगह साई। दोनों की बात नेहा सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी, एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छी लड़की की तलाश थी, ये पसंद आए और शादी हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है जो आप लोग मुझे सुना रही हैं? अरे नहीं नहीं नेहा, हम तो तेरी सास की बात कर रहे थे कि कितनी लालची औरत है। देखिए, वो लालची नहीं है, हाँ उनकी कुछ शौक है जो वो अपने बेटे से पूरा करवाना चाहती है, और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती भी क्या है भला। अगर इन्होंने मुझसे शादी की है तो ज़रूर कुछ न कुछ तो अच्छाई नज़र आई होगी ना। और अब ना तो मैं आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है, फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। ये बोलकर नेहा वहाँ से निकल जाती है। नेहा, चलो तैयार हो जाओ, हम लोगों को एक पार्टी में जाना है। नेहा तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहाँ मयंक का दोस्त उससे कहता है, अरे मयंक, तू लकी है यार, तेरी बीवी की हाइट इतनी कम है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं है, भाभी ही बच्ची जैसी है। और मयंक, मेरी बीवी इतनी कम हाइट की हो ना तो मैं तो घर से बाहर ही ना निकलूं, कहीं फुदक कर चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी नेहा पर हंसने लगते हैं। तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है।
अरे भागो यहाँ से, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर ही आग है, अब कैसे बाहर निकलेंगे? कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई इस खिड़की से बाहर निकलकर अगर सामने के दरवाजे में आग को बुझा दे तो सब निकल सकते हैं। तभी नेहा उस छोटे से जरोखे से बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो आज हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद सभी की जान बचा ली है इसने। भाई मयंक, माफ कर देना, तेरी बीवी तो सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। नेहा मुस्कुराकर अपने पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद जब नेहा और उसकी सास मार्केट जाती है, वहां पर अरे भैया, ये कपड़ा तो देना, कितने का पड़ेगा? माता जी, ये तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन अब बस सिर्फ 2 मीटर ही बचा है। मेरे तो किसी काम का है नहीं ये टुकड़ा, तो आप 100 रुपया ही दे दीजिए। अरे भैया, तो मैं क्या करूंगी इस टुकड़े का, लेकिन वैसे है बड़ा ही सुंदर। तभी नेहा बोल पड़ती है, इसमें तो मेरी पूरी ड्रेस बन जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है। अगले दिन नेहा वो ड्रेस पहनकर सास के सामने आती है। अरे वाह नेहा, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना? अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपये की ड्रेस है ये पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने का भी कम फायदा नहीं है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और पड़ोसियों के मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन मोहल्ले से जोर जोर से आवाज आती है, हाय रे, मैं मर गई, भगवान मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी एक हॉल के सामने भीड़ लगाकर खड़े हैं। मेरा बेटा प्रिंस गड्ढे में गिर गया है। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहां नेहा आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी नेहा गड्ढे में घुसकर बच्चे को बाहर ले आती है। अब क्या था, एक बार फिर नेहा के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं मौसी, प्रिंस ठीक है, ये बात है। अब वो दिन आता है जब सास नेहा की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुनकर तो मैं खुश हो गई। आज तो तूने ये साबित कर दिया कि समाज में इंसान अपने रंग रूप और लंबाई चौड़ाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटा। कंचन के बेटे ऋषि की शादी कहीं नहीं हो रही थी। एक तो ऋषि मोटा, ऊपर से कमाई भी कोई खास नहीं, लेकिन कंचन को तो शौक था मॉडर्न बहू लाने का, और उसे एक दिन ऐसी लड़की मिल भी जाती है। हमें तो आपका ऋषि बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मेरी बेटी के शौक थोड़े से अलग है बहन जी। अरे बहन, हमें सब पसंद है। आपकी प्रियंका जैसी लड़की की तलाश मुझे कब से थी, जींस पहनकर अंग्रेजी में गिटर पिटर बोला करे। अरे बहन, जरा सुन तो लो, मेरी बेटी के शौक क्या क्या है। अरे नहीं नहीं बहन, बस लड़की को देख लिया तो सब कुछ देख लिया। आप ना शादी की तैयारी करो, और वो जरा सामान की लिस्ट भी दी है ना मैंने। हाँ बहन जी, सारा सामान शादी से एक दिन पहले ही आपके दरवाजे आ जाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो बस आप शादी की तैयारी करो। प्रियंका के माता पिता के जाने के बाद कंचन का पति उससे कहता है, अरे भाग्यवान, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रही थी शादी की। अरे बोलने तो देती, लड़की की माँ क्या बोलना चाह रही थी। अरे आप चुप रहिए जी, कुछ पता भी है आपको, बस मुफ्त में बोले जा रहे हैं। मेरी दोस्त शशि की बहू देखी, लंबी पतली और पढ़ी लिखी, हजारों में कमाई और संस्कारी भी। अरे पर जब वो मेरी बहू देखेगी तो जल भुन जाएगी।
लेकिन तुम तो शादी ऋषि के लिए कर रही हो ना, या शशि के लिए? तुम्हारा लड़का कुछ कमाता भी नहीं है और शरीर भी भगवान की दुआ से फूलता ही जा रहा है। फिर बोले आप हैं? फिर बोले आप? मैंने कहा ना, प्रियंका जैसी जींस पहनकर अंग्रेजी झाड़ने वाली बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। चुप रहिए आप। पति के लाख कहने पर भी कंचन ऋषि की शादी प्रियंका से करवा देती है। लेकिन प्रियंका जैसे ही घर में आती है वैसे ही जोर जोर से चिल्लाकर नाचने लगती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, अरे नाचो मां नाचो। आज मेरे यार की शादी है। कंचन, उसका पति और ऋषि ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लग रहा है बहू को शादी की बड़ी खुशी है। हाँ हाँ, बहू क्यों नहीं, हम भी नाचेंगे। अरे नाचो नाचो जी, मुंह क्या देख रहे हो? चलो चलो नाचो, बहू कह रही है। कंचन ये कहकर प्रियंका के साथ नाचने लगती है। ऋषि और उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कंचन अपनी सहेलियों को प्रियंका से मिलवाने के लिए घर बुलाती है, जहां शशि भी आती है। अरे शशि, कैसी हो? मैं ना तुम्हें प्रियंका से मिलवाती हूँ। अरे सच में बहुत ही एडवांस सोच की लड़की है। कितने मॉडर्न ख्यालात है उसके, पता है तुम्हें? अरे हाँ कंचन, जरूर। बच्चों की शादी अच्छी ही होनी चाहिए। और वैसे भी तुझे तो शुरू से ही ऊंचे ख्याल की बहू चाहिए थी। तभी कंचन की सहेली कहती है, अरे कंचन बुलाओ ना प्रियंका को, हम भी मिल ले। अरे बहू प्रियंका, जरा बाहर तो आना। कई बार आवाज देने के बाद भी प्रियंका बाहर नहीं आती है तो कंचन को बुरा लग जाता है। वो उसे लेकर बाहर आती है, लेकिन ये क्या, प्रियंका लड़खड़ाती हुई बाहर आती है और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है। हालांकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ये हमारी किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कंचन की बहू प्रियंका पूरे नशे में होती है। अरे इतने सारे लोग। ये कहकर वो शशि के पास जाती है। आंटी जी, पत्ते खेलेंगी? पत्ते? अरे दूर हो, दूर हो, तुम्हारे मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। अरे कंचन, माना तुम्हें मॉडर्न बहू चाहिए, लेकिन आधुनिकता का मतलब ये तो नहीं ना। बुरा ना मानना कंचन, तुम्हें पता था कि तुम्हारे बेटे की कमाई और शरीर दोनों ही ठीक नहीं है, तो तुम्हें उसी हिसाब की लड़की से शादी करवानी चाहिए थी। ऐसा कहकर सभी औरतें वहां से चली जाती है। तभी प्रियंका की माँ कंचन के घर आती है। अरे बहन जी, बड़ी चालाक निकली आप तो। बिना बताए अपनी पिया कर बेटी मेरे लायक बेटे के गले में बांध दी। बढ़िया बिना बताए उस दिन जब मैं ये बात बता रही थी तो तुम तो सुनने को भी तैयार नहीं थी। अब भुगतो तुम। ये कहकर वो माँ से वापस चली जाती है।
के जाने के बाद कंचन अपना सर पकड़ लेती है। हाय रे